हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2021 का, तो उस एग्ज़ाम में आए हुए सवालों का सेट का सीरीज हमारा चल रहा है, जिसका आज 9वां वीडियो है। और यह 9वां वीडियो से पहले आप बाकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपका इसी नाम से बना हुआ है। तो ये सवाल है 4 फरवरी 2021 का, जो कि 3 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो यहाँ करेंट 40 सवाल आपका आता है जीके का। तो करेंट अफेयर छोड़ के सवालों को शामिल किया गया है। कभी कभी कुछ सवाल जो जीके पोर्शन के जितने मालूम होते हैं वो सभी सवाल मिला के आपके 40 भी हो सकते हैं, जो कि अगर करेंट भी अगर अभी से रिलेटेड है तो 40 शामिल किया गया है। अदरवाइज आपका 38 या 37 प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में दिए जाते हैं। तो लगभग 40 सवालों का यह जो सीरीज है उसे हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सभी सवाल आपके लिए कितने खास हैं, ये अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको बखूबी पता होगा। तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? लोकसभा में मंत्री, संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्य, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। तो इसका चलिए सही जवाब क्या होगा वो देख लें कि कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है, यानी कोई भी जब बिल आता है तो उसको कौन संसद में पेश कर सकता है। तो उसका पेश करने का जो श्रेय जो जाता है वो है संसद में के किसी भी सदन में मंत्री कोई भी विधेयक को पेश कर सकता है। और विधेयक क्या होता है? कोई विधेयक होता है जिसको अंग्रेजी में बिल कहते हैं, यानी यह कोई कानून का प्रस्ताव होता है। और जब ये पास हो जाता है तो पास होने के बाद यह बन जाता है आपका एक्ट, और एक्ट फिर पूरे देश में आपका राष्ट्रपति के सिग्नेचर से लागू भी हो जाता है। तो कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तावित कर सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसके मंत्री कर सकते हैं। अगला प्रश्न, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हवाई अड्डों से बराबर सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर या नागपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा तलाश करते हैं। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो वो इंदौर में है। और आपका इंदौर कहाँ है? तो इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। तो उसका संस्थापक कौन है? यह सवाल रेलवे में कम से कम 5 बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉर्ज टर्नर, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स। तो बात यह है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के द्वारा यह गठन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन क्या है? सबसे पुराना व्यापार संगठन आपसे पूछा गया है। INTUC, AITUC, BMS या CITU। तो यहाँ आपको शॉर्ट में ही पूछा गया है, शॉर्ट फॉर्म में ही। तो जो सबसे पुराना संगठन है वो क्या है? तो वो आपका है AITUC, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन या ट्रेड यूनियन ऑफ कॉमर्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, सम्मानित होने वाले भारतीयों में से एक है, यानी इनमें से किनको मिला है? तो देखिए, ये सब प्राइज जब मिलता है तो ये प्राइज से सवाल है, ये उस दौरान का करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन ये सवाल अब भी रिलेटेड है, इसीलिए शामिल किया गया है। अरविंद केजरीवाल, सुप्रभा सेनन, CNR राव, निर्मला देश पांडे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछा गया है, और ये पुराने हिसाब से आपका डाटा दिया हुआ है। तो आपका जवाब में है NH10, NH8, NH1 और NH12। तो ऐसे तो अभी NH48 जोड़ता है, लेकिन आपका जो पुराने डाटा के हिसाब से कौन जोड़ता है, तो यही आपको तलाश करना है। जैसा ऑप्शन वैसे ही हम लोग को जाना है। तो NH8 यानी नेशनल हाईवे 8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए, ये सवाल हुआ है आपका कब? ये एग्जाम हुआ है आपका 2021 में, लेकिन फिर भी 2017-18 से ही आपका नया डाटा है, लेकिन फिर भी पुराना डाटा से भी कुछ सवाल पूछा गया है, तो आपको ख्याल रखना है। अगला प्रश्न, क्या है जो स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू सॉफ्ट
फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी व्यापारिक प्लेटफॉर्म है जो खेत से दुकान तक है, जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। यानी फार्मर डायरेक्ट बेचेगा कहाँ, तो डायरेक्ट बेचेगा शॉप में, यानी बीच में कोई भी एजेंट या कोई भी बिचौलिया नहीं आ पाएगा। तो ऐसा प्लेटफॉर्म क्या है? किरण, मंडी ट्रेड्स, सफल या फसल। तो भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो ये कृषि संबंधित एक बहुत ही अच्छा पहल है, मंडी ट्रेड्स उसे कहा जाता है। तो मंडी ट्रेड्स स्थिति आधारित है, मतलब ये जीपीएस इनलॉक्ड है, जीपीएस बेस्ड है, जो कि F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है भारतीय किसानों के लिए। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रपति बनने से पहले किन्हें सम्मानित किया गया? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वी गिरी या प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एस राधाकृष्णन। आपको पता है कि एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी फर्स्ट उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, और जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा गया था। ये बात लगभग 1954 की है, 1954 आसपास में इन्हें नवाजा गया था भारत रत्न से। अगला प्रश्न, GSAT 6A को कब और कहां प्रक्षेपित किया गया था? तो यह एक उपग्रह है जिसे प्रक्षेपित कहां से किया गया और कब किया गया? 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, 12 जनवरी 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, 6 अक्टूबर 2016 गुयाना स्पेस सेंटर कोरो, या फिर 9 जून 2017 गुयाना स्पेस सेंटर कोरो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जो इसका है 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। तो ये माइकल ओ डायर कौन है? वही जिसने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेवार था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। तो उस कांड के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को 1940 में एक आदमी जाके मारा, उसी के गांव में जाके। तो वह आदमी कौन था? यही सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब है उधम सिंह। तो सरदार उधम सिंह ने 1940 में जनरल माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें से गांव को चुना जाता है और गांव का डेवलप किया जाता है। तो कब शुरू किया गया? 11 अक्टूबर 2014, 28 अगस्त 2014, 23 जुलाई 2010, 9 मई 2015। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत किया गया, और इस योजना के तहत किसी एक गाँव को चुन के आदर्श ग्राम बनाया जाता है, और उस गाँव को पूरा गोद लेके और तरक्की के लिए बाकी सारे विकास के कार्य ज़्यादा जोर से कराए जाते हैं। अगला प्रश्न, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऐसा ही ग्राम समृद्धि योजना गांव के विकास के लिए है। कब शुरू किया गया था जवाहर ग्राम समृद्धि? 2016, 2001, 1999, 1998। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका है 1999। तो 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई, और 2014 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। योजनाओं से सवाल पूछे जाते हैं, ये इतने पुराने योजना से सोच सकते हैं। अगला सवाल, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहते हैं? पुरुलिया छौ, मुखा भावना, या छम, या पढ़ियानी। तो सिक्किम में जो मुखौटा नृत्य है उसे हम लोग खास तौर से जानते हैं छम के नाम से, और ये पुरुलिया छौ ये तो झारखंड में चलता है और बंगाल में चलता है। तो छम जो है यह आपका मुखौटा नृत्य है जो आपका असम में चलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितना से जुड़ा हुआ है आप देखिएगा मैप में। तो मैप जब आप एक बार अगर ट्रेस कीजिएगा भारत के मैप को, तो भारत के मैप में आप इधर आपका बिहार,
बिहार के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका एमपी, एमपी के बाद राजस्थान, राजस्थान उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका दिल्ली। तो इतने से आपका जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी इतना से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह सबसे ज़्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आपका जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु कौन सा जेल विकसित किया? जेल यानी चिपचिपा पदार्थ। 2018 में भारतीय वैज्ञानिक भारतीय किसान विषैले कीटनाशकों का यूज न करें, इसके लिए एक खास तरह से दवाई बनाए जो कि नुकसान भी ना हो। हाइड्रोक्सी इथिल सेल्यूलोज, सोडियम पॉलीक्राइलेट या पॉलीऑक्सैम या जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड यह आपका एक रिप्लेसमेंट का काम करेगा जो कि खेतों में दिया जा सकता है, यह है पॉलीऑक्सैम। तो पॉलीऑक्सैम विषैले कीटनाशकों से बचाव के लिए जो जेल विकसित किए, बढ़िया से आपका जो पर्यावरण के लिए जो हितैषी भी हो, उसे पॉलीऑक्सैम कहा जाता है, ताकि भारतीय किसान ऐसे कीटनाशकों का यूज ना करे जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है। अगला प्रश्न, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद काल्पनिक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैसे मान के चलिए हमारा ये समुद्र है, इसका गहराई, इसका गहराई, इसका गहराई, ये सब गहराई अलग अलग है, लेकिन समान गहराई को मिलाने वाला जो रेखा होगा, समान गहराई को मिलाने वाला उस रेखा को क्या कहते हैं? यह बात आपसे पूछा गया है, क्योंकि समुद्र में सब जगह का गहराई अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे जगह का गहराई समान है। तो समान गहराई को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोबाथ, बात से आप याद रख सकते हैं, बाथ मीन्स नहाना, नहाने के लिए आप कहीं कूदेंगे, मान के चलिए, याद रखने के लिए। तो कूदेगा आदमी कहाँ? गहरे जगह में। इसका मतलब गहराई का जो काल्पनिक रेखा है जहां पर समान गहराई को मापा जाता है वो आइसोबाथ होगा। अगला सवाल, मांसाहारी पौधा कौन सा नहीं है? यानी बाकी मांसाहारी होंगे, कॉर्क स्क्रू, संडियू, टाइगर लिली या मंकी कप। तो एक पौधा को छोड़कर सभी मांसाहारी है, यानी सभी कीट भक्षी है, कीट को खाते हैं। टाइगर लिली को छोड़कर ये कॉर्क स्क्रू या संडियू या फिर मंकी कप, ये सब के सब कीट भक्षी पौधे हैं, और कीट भक्षी पौधे अपने शरीर में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा के एक रूप है? नवीकरणीय अर्थात जिसे आप दोबारा बना सकते हैं, जो खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो सही जवाब आपको दिख गया होगा, जो कि आपने देखा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? मार्गरेट थैचर, विंस्टन चर्चिल, बेंजामिन डिज़रायली, रॉबर्ट वालपोल। तो इसका जो सही जवाब जो है वो क्या है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ये आदमी वो है जिसने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, और इसी के टाइम में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1940 में आया था, जिसे कई भारतीय नेताओं के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक का संज्ञा दिया गया, या बिना इंजन की चलने वाली गाड़ी भी कही गई। अगला सवाल, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से हैं? तो ये बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, हालांकि ये पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल पूछा जाता है इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील या नीदरलैंड। तो जो जोहान क्रूफ हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा नीदरलैंड। तो ये यूरोप के नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? बैंगनी, नीला, लाल या हरा? तो इसमें आप एक बार जरूर इसको जानने का प्रयास करें। इसका सही जवाब जानने से पहले एक बार हम लोग प्रिज्म बनाते हैं और प्रिज्म का कहानी और बाकी हम लोग डिटेल देखते हैं। तो मान लिया जाए ये प्रिज्म है और यहाँ से आप श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है, और ये 7 रंग का क्रम क्या है, यही चीज़ आपको जानना है अच्छे से। तो ये 7 रंगों का क्रम है VIBGYOR। नीचे से आप लिखेंगे। भी से आपका क्या हो जाएगा? वॉयलेट यानी बैंगनी, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से आपका येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। अब बताइए सबसे कम विपथित कौन हुआ? तो सबसे कम विपथित आपका हुआ है रेड। सबसे अधिक कौन हुआ? तो बैंगनी। तो इसका मतलब सही जवाब हमारा क्या है? तो सही जवाब है लाल। सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम में लाल, सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक में आपका बैंगनी। रंगों की संख्या हो जाएगा आपका 7।
अगला प्रश्न, कंप्यूटिंग के संदर्भ में यानी कंप्यूटर के संदर्भ में स्पाइडर क्या होता है? स्पाइडर एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, या एक सर्च इंजन, या एक हैकर जो कॉरपोरेट कंप्यूटर प्रणाली में सेंध लगाता है, या वेबसाइट को देखने के लिए कोई एप्लीकेशन है। तो आखिर स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करना मतलब वेबसाइटों का समूह बनाने का काम करता है, उसे ही स्पाइडर कहते हैं। अगला प्रश्न, सूचीबद्ध 4 जिलों में 3 किसी न किसी तरह संगत हैं, एक गलत है, असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। पणजी, सूरत, पटना, मुंबई। तो इनमें से अलग कौन है? तो अलग कौन है? तो देखिए, पणजी किसी का राजधानी है, गोवा का, पटना बिहार का, महाराष्ट्र का, मुंबई, सूरत कहीं का राजधानी नहीं है। तो इसका मतलब इसका जवाब सूरत होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब है क्या। तो वाकई में इसका सही जवाब सूरत है, कोई डाउट वाली कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन, यह आपका स्टैटिक्स जी के बन गया है, को किस स्टेशन से शुरू किया गया था? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे। तो सोलर से चलने वाला 100% सोलर से चलने वाला ट्रेन जो है वो कहाँ से चलाया गया था? तो वो दिल्ली से चलाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल, कपकेक, डोनट, कपकेक, डोनट, एक्लेयर या फ्रायो और जिंजर ब्रेड, यह किन संस्करणों के कूटबद्ध यानी कोड नेम है? पियानो का, सीए का, कंप्यूटर का, एंड्रॉयड का। आखिर किसका ये कोड नाम है? तो ये कोड नाम है आपका एंड्रॉयड के वर्जन का। तो एंड्रॉयड का अलग अलग वर्जन आता है। एंड्रॉयड का वर्जन आपका बहुत सारा है, जो कि आपका ये सब जितने भी हैं ये सब एंड्रॉयड के वर्जन के नाम है। अगला प्रश्न, बांस में फूल आना का कारण बनता है, किसका कारण बनता है? बांस में फूल आना, भूमि को बंजर बनाना, कीटों और कीड़ों में वृद्धि, वर्षा में कमी, चूहों का आबादी में वृद्धि। तो क्या है बांस में फूल आने का मतलब? तो बांस में फूल आने का मतलब ये है कि चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण होगा। यानी बांस में फूल आएगा तो चूहों का आबादी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? तो यूनेस्को का विश्व धरोहर में लगभग 43 शामिल हैं। तो इसमें से कौन कौन है? वैष्णो देवी, खजुराहो, क्रिमची मंदिर, अक्षरधाम। तो आखिर कौन है इसमें से शामिल? तो इसमें से आपका खजुराहो शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, या फिर विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर, या भीमराव अंबेडकर। तो केसरी से आपको याद होना चाहिए पंजाब केसरी, तो अलग है आपका लाला लाजपत राय। लेकिन केसरी जो आपका एक जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसी में आपको एक डाउट क्रिएट करेगा पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? तो पंजाब केसरी याद रखिएगा, वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो यूरोपीय यूनियन आपको पता है यूरोपीय देशों का एक समूह है और जिसका एक खास मुद्रा भी होता है जिसे हम लोग यूरो कहते हैं। अब बात यह है कि उसका प्रेरक शक्ति और निकाय आखिर क्या है? लेखा परीक्षकों का कोर्ट, यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की परिषद। यानी यह बना किससे है एक तरह से देखा जाए तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यूरोपीय आयोग। यानी इसे काम करने के लिए जो निकाय है, कार्यकारी निकाय, उसका नाम है यूरोपीय आयोग। और यही यूरोपीय संघ का मुख्य रूप से डेली दिनचर्या का कार्य करता है और दैनिक जीवन के कार्यों को संभालता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, ब्रायोफाइटा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है आवृत बीजी। आवृत बीजी ऐसे पौधों को ही बोलते हैं जिन पौधों में फलों के अंदर क्या होते हैं? तो बीज होते हैं। अनावृत में क्या है कि इनमें बीज नहीं होता है, इसमें बीज होता है, इसमें बीज नहीं होता है। अगला प्रश्न, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो उसका म्यूजिक वीडियो में एक ही कौन सा भारतीय नृत्य का रूप देखा गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब में क्या क्या है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो माइकल जैक्सन का उतना फेमस हिट गाना ब्लैक और वाइट में कौन से गाने का ये नृत्य देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ओडिसी।
तो कितना पुराना बात है और ये आपसे एग्जाम में अब पूछा जा रहा है, इसे गौर कीजिए ताकि आपको पता चले कि सवाल कहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर। यानी कुल मिला के आप समझिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर। और वर्तमान स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। अगला प्रश्न, हेनरी बेकुरल ने निम्न में से किसकी खोज की? अवरक्त किरण, रेडियोधर्मिता, पराबैंगनी प्रकाश या एक्सरे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरल ने की थी। और जो आपका एक्सरे है, एक्सरे का खोज किया हुआ व्यक्ति का नाम है रोंटगन। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बताया गया। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस, महात्मा गांधी, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस लिखा है, लेकिन व्यक्ति वही है। यही व्यक्ति है जिसने 1793 में भारत में अस्थायी बंदोबस्ती यानी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया था। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बहुत ही फेमस एक्ट है, जिसमें आपका जमींदारी शोषण प्रथा का भी वृद्धि हुआ था इसमें। और इसी के टाइम में टीपू सुल्तान के साथ पहला लड़ाई और श्रीरंगपट्टनम की संधि, यह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? देखिए, अगर ये सवाल जब पूछा गया है उस हिसाब से क्या होगा इसका जवाब, तो उस हिसाब से इसका जो लास्ट वाला जो अक्षर है वही आपका होगा, जो कि साउथ अफ्रीका। लेकिन अब मामला बदल गया है, तो इसका सही जवाब आपका क्या है? साउथ अफ्रीका। एस फॉर, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, और उसके बाद एस फॉर क्या है? साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ ब्रिक्स का कहानी अब ये बदल गया है कि पहले क्या था कि पहले उसके सदस्य 5 थे, लेकिन अब मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हो गए। तो 5 से बढ़कर कितना हो गया? तो 9 हो गया। और उसके बाद फिर आपका क्या हुआ? 9 से बढ़कर फिर इंडोनेशिया शामिल हुआ। देखिए यहाँ 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया शामिल हो गया। तो अब कितना हो गया? तो ब्रिक्स का ये 10वां सदस्य, यानी ब्रिक्स में अब कितने देश हैं? 10। तो अंतिम देश कौन है? तो इंडोनेशिया। तो ये सवाल जब पूछा गया था तब का ये है, लेकिन अंतिम देश इसका क्या है? तो अंतिम देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न, हंगुल जो कि कश्मीरी बारहसिंघा होता है, किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? दाचीगाम, कान्हा, मुदुमलई, दुधवा। तो देखिए जो कश्मीर होगा वही ना उसी में पाया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ आपका कि दाचीगाम में पाया जाता है कश्मीरी बारहसिंघा। हंगुल दाचीगाम आपका कश्मीर में है, कान्हा एमपी में है, दुधवा यूपी में है, मुदुमलई साउथ में है। अगला प्रश्न, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान 81, बांग्लादेश 85, श्रीलंका 88, भारत 87। तो क्या होगा इसका जवाब? तो सही जवाब है बांग्लादेश 1985। तो जो आपका सार्क है उसका स्थापना ढाका में हुआ था 1985 में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर अगर पूछेगा कहाँ है तो हेड क्वार्टर आपका कहाँ है? तो काठमांडू में है। ये बात आपको याद रखना है। इसका स्थापना जो ESTD स्थापना जो है वो आपका हुआ था ढाका में, और इसका जो हेड क्वार्टर वर्तमान में है वो काठमांडू में है। स्थापना कब हुआ है? 1985 में। और किस देश में? तो बांग्लादेश में। और अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। ये बात आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट में कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो आपको पता है भारत के 2 घाट के बारे में, ये हुआ पूर्वी घाट, ये हुआ पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? सवाल यही है। नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट, हिस्पिड हरे या नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी वाला तो पक्का पाया जाता है। अब यही दोनों में आपको डाउट खेलना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब है हिस्पिड हरे। कोई एक प्रजाति है जो कि वहां का लोकल नहीं है, बाकी वहां का लोकल प्रजाति सब है। अगला प्रश्न, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला कहाँ का एक भाग है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। तो आपको पता है हिमालय का जो रेंज है अगर आप ऐसे देखें तो ये होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद आपका होता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद निम्न हिमालय, और उसके बाद आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय आपका होता है। तो यहाँ धौलाधर श्रेणी कौन सा हिमालय का हिस्सा है ये पूछा गया है, धौलाधर श्रेणी। तो धौलाधर श्रेणी कहाँ का हिस्सा है? तो वो निम्न हिमालय या लेसर हिमालय का हिस्सा है। कौन सी श्रेणी? धौलाधर श्रेणी। श्रेणियों से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे? ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल होम, कंट्रोल N, ऑल्ट शिफ्ट टैब।
तो किसका उपयोग आप करेंगे वही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑल्ट शिफ्ट टैब का उपयोग। पहले जो भी आप प्रोग्राम खोले होंगे उसमें आप जा सकते हैं इससे, यानी कोई भी प्रोग्राम जो आप पहले खोले हैं उसमें इसको दबाइएगा, आप वहाँ चल जाइएगा। तो ये हुआ आपका लगभग 40 क्वेश्चन, लगभग क्या ये 40 क्वेश्चन का पूरा है था लगभग। तो 40 क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हुआ और उसका अगला दिन हम लोग उसका अगला सेट का हम लोग करेंगे। और ऐसे करके रेलवे में आए हुए जितने भी सवाल होंगे इन सभी सवालों को हम लोग कवर करने वाले हैं अलग अलग वीडियो में। तो लगभग आपको 25 से 30 मिनट में 40 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। वो भी आपका एग्जाम में आया हुआ रियल प्रश्न है। ये सभी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।